पेज नंबर 19 आ गया है। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, मेमोरी प्रबंधन की प्रमुख तकनीकें क्या होती हैं। देखो, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मेमोरी का मैनेजमेंट करना मतलब उसमें स्पेस को बढ़ाना, कम करना, उस स्पेस को बांट देना, ये तो होता है मैनेजमेंट। तो यही तो कह रहा है कौन सी प्रमुख तकनीक हैं, कौन सी टेक्निक हैं जिससे मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहली है सेगमेंटेशन। ठीक है, मतलब मेमोरी को सेगमेंट में बांट सकते हैं। दूसरी है पेजिंग, पेज में बांट सकते हैं। तीसरा स्वैपिंग कर सकते हैं। 3 काम होते हैं भाई, याद रखना। अब हम एक-एक करके सबको देखेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट में पहला प्रोसेस होता है सेगमेंटेशन। ठीक, मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए सेगमेंटेशन होता है क्या है, तो लॉजिकल मेमोरी को निश्चित लंबाई के ब्लॉक में या सेगमेंट में विभाजित करना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मेमोरी को एक निश्चित लंबाई के ब्लॉक में या सेगमेंट में डिवाइड कर देना ही सेगमेंटेशन होता है। याद रखना, लंबाई के ब्लॉक में बांट देते हैं। दूसरा है पेजिंग। पेज तो मुख्य मेमोरी को समान आकार के ब्लॉक मतलब पेज में संबोधित करना है। बात समझ, मेमोरी को पेज में बांट देना, यहाँ पर ब्लॉक या सेगमेंट में बांट देना, ये होता है। और पेजिंग में और क्या करने दे रखा है, वर्चुअल एड्रेस का उपयोग फिजिकल एड्रेस को मैप करने के लिए करते हैं। रट लेना, जो वर्चुअल एड्रेस होता है इसका प्रयोग हम फिजिकल एड्रेस को मापने के लिए करते हैं। ठीक है। तीसरा जो मेमोरी मैनेजमेंट में जो तीसरा टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो है स्वैपिंग। तो मेमोरी स्पेस के कुशल मैनेजमेंट के लिए डेटा को मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क में ले जाना स्वैप आउट और वापस लाना स्वैप इन कहलाता है। स्वैपिंग 2 प्रकार का होता है। पहला वो जिसको स्वैप आउट कहते हैं, दूसरा स्वैप इन। और स्वैप आउट क्या होता है, स्वैप आउट होता है कि मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क में डाटा को ले जाना स्वैप आउट होता है, और वापस लेके आना और स्वैप इन होता है। मतलब मुख्य मेमोरी से आपने डेटा को मुख्य मेमोरी से लिया और हार्ड डिस्क में ले गए, मतलब मुख्य मेमोरी से निकाल के हार्ड डिस्क में डाल दिया, तो ये तो हो गया स्वैप आउट। और हार्ड डिस्क के वापस ला के मेमोरी में डाल दिया, वो स्वैप इन होता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम फाइल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, फाइल मैनेजमेंट कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को संचालित करने की प्रक्रिया है। अब फाइलों को संचालित करना मतलब फाइल, जब तुम किसी चीज़ को संचालित करो, फाइल चला रहे हो, तो फाइल में तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना जिसका मैनेजमेंट रखा जाता है। फाइल को बनाते भी हैं, उसे हटाते भी हैं, डिलीट भी करते हैं, उसका व्यवस्थित भी करते हैं। सारी फाइल से संबंधित जो भी क्रियाएँ की जाती हैं वो फाइल मैनेजमेंट में आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम क्या है और इसके उदाहरण बताइए। तो देखो, फाइल सिस्टम हार्ड डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करता है। फाइल सिस्टम क्या करता है, हार्ड डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करता है। अब फाइल सिस्टम के उदाहरण देख लेते हैं। एक होता है FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। दूसरा है NTFS। 2 इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम के 2 एग्जाम्पल हैं, एक फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS। ठीक, 2 होते हैं। अब फाइल एलोकेशन टेबल क्या होता है, जिसे फैट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फाइलों और फोल्डर को टेबल के रूप में व्यवस्थित करते हैं। याद रखना, फाइल एलोकेशन टेबल में फाइलों और फोल्डरों को टेबल के रूप में व्यवस्थित करते हैं। और NTFS में क्या होता है, इसमें बड़े हार्ड डिस्क के लिए FAT की कमियों को दूर करता है। समझ में आई, बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसमें FAT की जो कमी होती है ना, फाइल एलोकेशन टेबल की जो कमियाँ होती हैं उसको दूर करता है। या NTFS क्या करता है, बड़े हार्ड डिस्क के लिए FAT की कमियों को दूर करता है। अगला हमारा पॉइंट है, डिवाइस मैनेजमेंट क्या है। डिवाइस तो कोई भी हो सकती है, पूरे कंप्यूटर में सारी डिवाइस तो होती हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सब डिवाइस तो हैं। इन डिवाइसेस का मैनेजमेंट क्या होता है, ये कहना चाह रहा है। देखो, डिवाइस मैनेजमेंट कंप्यूटर सिस्टम के सभी हार्डवेयर उपकरणों, जिसमें स्टोरेज भी आ जाते हैं और इनपुट आउटपुट सिस्टम भी आ जाते हैं, इन सभी उपकरणों का प्रबंधन करता है। भाई डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, सभी डिवाइसेस का मैनेजमेंट करना। और डिवाइस तो इनपुट भी होती है, आउटपुट भी होती है, स्टोरेज डिवाइस भी होती है, सारी डिवाइस होती है उसमें। समझ में आया? अब हम देखेंगे आगे डिवाइस कंट्रोलर और डिवाइस ड्राइवर में क्या अंतर है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइस कंट्रोलर भी होता है, एक डिवाइस ड्राइवर भी होता है, दोनों में अंतर पूछा है। देखो, डिवाइस कंट्रोलर एक हार्डवेयर घटक है। याद हुआ, डिवाइस कंट्रोलर जो कंट्रोल करता है डिवाइस को, वो क्या है, वो हार्डवेयर है। ठीक है, जो डिवाइस के साथ डेटा को नियंत्रित करता है। ठीक है, डिवाइस कंट्रोल क्या है, एक हार्डवेयर घटक है जो डिवाइस को कंट्रोल करता है, साथ में डिवाइस के साथ डेटा को भी कंट्रोल करता है, ये होता है डिवाइस कंट्रोलर। जबकि डिवाइस ड्राइवर क्या है, डिवाइस ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है। आई बात समझ। देखो, डिवाइस कंट्रोलर तो एक हार्डवेयर है, लेकिन डिवाइस ड्राइवर क्या है, प्रोग्राम है।
ठीक है। डिवाइस ड्राइवर एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइस के साथ संवाद करने में मदद करता है। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करवाता है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, पहला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है और इसके प्रकार क्या है याद रखना। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, टाइम के बारे में बात कर रहा है ना ये, तो यह समय संवेदी कार्यों के लिए प्रयोग होता है, जिसके एक टाइम की बाउंडेशन होती है, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। समय संवेदी कार्यों के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दो प्रकार का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब हम देखेंगे हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखो हर कार्य को एक निश्चित समय सीमा देखो के भीतर पूरा करना आवश्यक है। भाई हार्ड है वो, मतलब वो अपनी बात का पक्का है। मतलब हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि आपको अपना काम एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही करना है। जैसे मिसाइल सिस्टम, कोई मिसाइल लॉन्च की जाती है तो वो एक निश्चित समय पर लॉन्च होती है, इस तरह से। अब एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें समय की बाउंडेशन कम रहती है, मतलब समय की पाबंदी थोड़ी कम होती है। जैसे रोबोटिक्स, और रोबोट आपने रोबोट को कमांड दिया तो थोड़ा लेट भी कमांड यूज़ कर सकता है, तो ये चीज़ है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यह नेटवर्क से जुड़े स्वायत्त कंप्यूटरों का संग्रह है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं उन स्वायत्त कंप्यूटरों का संग्रह होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे लूजली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? लूजली कपल्ड सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट अब है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या है। देखो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार पूछ रहा है ना, तो ये कई होंगे। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है भाई, एक तो होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई उसने कहा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पीयर टू पीयर और सर्वर वाला। अब पहले देखेंगे पीयर टू पीयर क्या होता है। देखो सभी कंप्यूटर समान होते हैं, याद रखना। पीयर टू पीयर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं नेटवर्क से, तो उसमें हर कंप्यूटर समान होता है। कोई उसमें हब नहीं होता, कोई उसमें सर्वर नहीं होता, कोई उसमें कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, हर कंप्यूटर अपने आप में अब समान औकात रखता है अपनी। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में सभी कंप्यूटर समान होते हैं, जैसे विंडोज वर्क ग्रुप्स। ठीक है, इस तरह से। अगला है इसका दूसरा प्रकार कौन सा था? सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हम क्या पढ़ रहे हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। पहला पढ़ चुके हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है सर्वर नेटवर्क सिस्टम। ये क्या होता है? देखो सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक कंप्यूटर सर्वर के रूप में कार्य। इसमें क्या होता है? इसमें एक कंप्यूटर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसमें तो कोई महत्व नहीं था, उसमें सब समान है। इसमें एक कंप्यूटर सर्वर की भूमिका निभाता है और यह बड़े नेटवर्क के लिए उपयुक्त होता है। सर्वर नेटवर्क हमेशा बड़े नेटवर्क के लिए उपयोग होता है। अब जैसे एग्जांपल देख लो, कौन से सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल है? विंडोज सर्वर और लाइनक्स सर्वर। विंडोज सर्वर, लाइनक्स सर्वर दोनों ही सर्वर नेटवर्क के ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। अब इससे आगे अगले पेज में देखेंगे।